चलिए तो शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का ये अगला लेक्चर। अभी तक के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन का पार्ट कंप्लीट करके आए हैं। आज से हमें बात करनी है अबाउट द रिफ्रैक्शन। कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, तो भी बहुत कुछ नया आने वाला है आगे जाके। चलिए तो सबसे पहले तो अगर आपको दो ट्रांसपेरेंट मीडियम दिए हुए हैं, ओके, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर आपको दिए हुए हैं और अगर लाइट का बीम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदलता है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, राइट। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा डिफाइन करूंगा बच्चों रिफ्रैक्शन को। चलिए तो क्या होता है बच्चों, सपोज ये आपके पास एक सरफेस है जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट कर रहा है। लेट्स से दिस इज द ग्लास स्लैब, राइट, दिस इज द ग्लास स्लैब एंड दिस इज एयर। नाउ सम बीम ऑफ लाइट इफ इट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस, अगर ये लाइट का बीम इस इंटरफेस के ऊपर पड़ा तो जहाँ पे ये लाइट का बीम पड़ता है वहाँ पे हमें ले लेना है नॉर्मल टू द सरफेस। क्या ले लेना है बच्चों, हमें यहाँ पे हमें ले लेना है नॉर्मल टू द सरफेस। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये लाइट का बीम ओरिजिनली ऐसे जा रहा था, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द बीम ऑफ लाइट, राइट। ये उसका ओरिजिनल रास्ता ऐसे है, बट क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ गया तो वो थोड़ा सा अपना रास्ता बदलेगा और वो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ बेंट हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ इट विल गो इन द सेकेंड मीडिया। अब सेकेंड में से यहाँ पे वापस कैसे जा रहा है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द लेटर पार्ट, राइट। तो इसको हम कहते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे आप कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये वाला जो रे है ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे है भाई, ये आपका दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहोगे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहोगे भाई, उसको आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए तो आप पहले डिफाइन कर लो बच्चों, व्हेन लाइट एंटर्स in one transparent medium from other, it deviate from original path। क्या होना है भाई, it will deviate from the original path and this phenomena is called as रिफ्रैक्शन, विच इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। चलिए कुछ नया नहीं है आपके लिए, ये लेंसेज आर वेरी कॉमन टू यू। चश्मे वश्मे वाले चश्मे पहनते ही होंगे तो उनको पता होगा रिफ्रैक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, राइट। चलिए फटाफट बात करेंगे लॉस के बारे में। तो पहला लॉ होगा बच्चों यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे दे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग, इंसिडेंट रे, normal at surface and refracted ray all lies in a same plane. They all lies in a same plane. That's the first thing. Okay, second जो law है that is important and this second law is Snell's law। चलो बच्चों, स्नेल लॉ ये कहता है कि रेशियो of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction will remain constant, right। Snell's law कहता है कि ratio of sin I and sin R remain constant, which is equal to कितना होता है भाई ये रेशियो, which is equal to refractive index of medium 2 with respect to
मीडियम 1, ये आप 10th में पढ़ चुके हो बच्चों, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रेशियो ऑफ द साइन I टू द साइन R, this ratio is constant which is equal to refractive index eta of this medium 2, this is your medium 2 and this is your medium 1. So it is ratio of the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 and this is called as a Snell's law. क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं Snell's law। तो ये दो लॉज है बच्चों जो रिफ्रैक्शन को गवर्न करेंगे, वेदर इट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेसेस or it is refraction from the spherical surfaces. These laws are gonna be true throughout the refraction phenomena. तो पहला है आपका incident ray, normal and refracted ray, they all lies in a same plane. दूसरा है ratio of this angle of incidence and angle of refraction, दोनों का साइन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, which is equal to refractive index of second medium with respect to the first medium. चलिए बच्चों, थोड़ी बहुत मैं बात करूँगा इस n के बारे में, ईटा के बारे में। सो ईटा क्या है भाई, ईटा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, तो दिस N21 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड दैट यू कैन राइट एज N2 बाई N1। क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया 1। चलिए बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, देखो ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स का मतलब होता है C/V। क्या मतलब होता है उसका, C/V। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया N इज इक्वल टू C/V। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। दिस रेशियो is the refractive index of the media. N is equal to C/V. N is equal to C/V. So here you can put N2 equal to C/V2, N1 equal to C/V1. ऊपर नीचे से C कट हो जाएगा, तो दिस यू कैन ऑल्सो राइट एज N21 को आप लिख सकते हो बच्चों V1/V2। क्या लिख सकते हो आप, N21 को आप लिख सकते हो V1/V2 बिकॉज N2 होगा C/V2 तो V2 नीचे आ जाएगा, N1 होगा C/V1 तो V1 ऊपर आ जाएगा। एंड दिस V1/V2 ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडिया 1। वेरी सिंपल थिंग्स, राइट। ओके, चलिए पहले इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑन द काउंट ऑफ 3। आज आपको रिफ्रैक्शन का सारा बेसिक काम ही करना है। हाँ, आप सारा बेसिक काम करोगे रिफ्रैक्शन का, ठीक है। और फिर कल से आप स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन सीखोगे एंड दैट इज गोना बी वेरी क्रूशियल। चलिए, ओके, चलिए आ जाए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, बी राइट, ईटा डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ मीडिया। दो मीडियम में कौन कौन से, दो पेयर कौन कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा, पेयर ऑफ मीडिया। और दूसरा वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई पे डिपेंड नहीं करेगा वो, ठीक है। चलिए, मैंने ऑलरेडी एक पॉइंट लिखा है बच्चों, एन इज इक्वल टू C/V, हाउ इट इफेक्ट्स विद द वेवलेंथ। तो आपको पता होगा बच्चों, वेलोसिटी v का मतलब है लैम्डा इंटू एफ। वेलोसिटी v क्या होता है भाई, वेलोसिटी v होता है लैम्डा इंटू एफ। समझिएगा बहुत ही ध्यान से मेरी बात, वेलोसिटी v होता है बच्चों आपका लैम्डा इंटू एफ। राइट नाउ c इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करता है लाइट के सोर्स के ऊपर, उसको मीडियम के साथ कोई मतलब नहीं होता है।
बट वेवलेंथ जो है वो मीडियम के साथ वेरी करता है, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द मीडियम, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब आप मुझे बताओ कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है। तो अगर वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यू कैन राइट हियर लैम्बडा ऑफ वायलेट इज लेस देन लैम्बडा ऑफ रेड। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है विजिबल स्पेक्ट्रम में, राइट। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। इसका मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ द वायलेट इज मोर कंपेयर टू रेड लाइट। तो वायलेट कलर की लाइट जो है ना उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू द रेड कलर लाइट, बिकॉज वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है। वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रहता है भाई, ज़्यादा रहता है। चलिए एक और पॉइंट ऐड करेंगे बच्चों, n21 इज इक्वल टू 1/n12। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो, है ना, बिकॉज n21 का मतलब है n2/n1, तो n12 का मतलब होगा n1/n2, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। चले ना, व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल मीडिया, व्हाट विल हैपन। तो सपोज मान लीजिए बच्चों कि आपके पास ऐसे 4 मीडियम है। सपोज यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये n2 है, ये n3 है, और ये n4 है, और ये n5 है। Now if I want to find refractive index of 5 with respect to 1, समझ रहे हो ना, मेरे पास 5 मीडिया है। I want to find refractive index of medium 5 with respect to refractive index of medium 1 हो जाएगा। तो n51 का मतलब होता है भाई n5/n1। कोई ना तो बोल के दिखाए, कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो कैन आई राइट इट एज n5, देखना ध्यान से, बाई n1। कुछ नहीं किया अभी तक, ओके। अब मैं करूँगा, देखो n4 कट, n3 कट, n2 कट। समझे क्या किया, 4 उड़ जाएगा, 3 उड़ जाएगा, 2 उड़ जाएगा, आपको जो चाहिए वो आ गया, है ना। नाउ व्हाट इज दिस, n5 विद रिस्पेक्ट टू 4, दिस इज n4 विद रिस्पेक्ट टू 3, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस इज 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेरियस मीडियम्स। जब आपको इस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा हो तब की ये बात है, राइट। दिस इज हाउ यू कैन रिलेट इट। समझ गए आप इतना, ओके। चलिए, अगर आप इतना समझ गए हो बच्चों तो आपको क्या करना है, इसका खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो पिया, मेरी मतलब इसकी बोर्ड की। जल्दी 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 जल्दी, 3 2 1 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक और टर्म सीखा होगा बच्चों, मैं जानता हूँ आपने वो टर्म सीखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ लैटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं उसको, लैटरल शिफ्ट, ओके। सागर वो एररलेस नहीं मिला, एक ही सेट है उसका, ठीक है चलो कोई नहीं भाई, एक ही सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं, भाई थोड़ा धीमे बोलो। चलिए बच्चों, क्या करें बोलो, सब कुछ साथ में लेके चलना होता है, तो आजू बाजू में लोग बातें करते रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगी, उसकी कोशिश रहेगी हमारी, ओके। तो व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, राइट। तो अगर आपके पास एक ग्लास का स्लैब है, लेट्स से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, यहाँ पे वापस n1 है। आपने एक लाइट का बीम इंसिडेंट करा दिया, लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये उसका ओरिजिनल रास्ता ऐसे है, ओके। अब क्योंकि आपका जो रे है वो डेंस मीडिया, चलो अभी रेयर और डेंस मीडिया आपको सिखाना रह गया, बता देता हूँ। चलिए बच्चों, तो व्हेन लाइट एंटर्स इन ऑप्टिकली डेंस मीडियम, ऑप्टिकली डेंस का मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ऑप्टिकली डेंस मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम,
चलो डेंस में जाएगा तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। ये भी आपको पता है इसलिए मैं इतना टाइम पास नहीं करूँगा, है ना। आपको एग्जाम में भी स्फेरिकल का ही थियरी आने वाला है, ये सब नहीं आएगा, बट दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। ओके चलो, तो आप सिंपल सा फिगर से समझ लो बच्चों, ये N1 है, ये N2 है, राइट। सपोज मान लो ये आपका रेयर मीडिया है और ये आपका डेंस मीडिया है, राइट। रेयर मीडिया का मतलब है N1 इज लेस देन N2। अब यहाँ से एक रे आया, चलो जहाँ पे वो गिरा वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये उसका ओरिजिनल रास्ता है। आपका रे कहाँ जा रहा है भाई, रेयर से डेंस में आ रहा है, रेयर से डेंस में आएगा तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल ये रहा आपका, दिस इज नॉर्मल, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे जाएगा आपका रे बाहर, इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे हो I बड़ा रहेगा और R कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। I विल बी मोर, ये एंगल बड़ा रहेगा, ये थोड़ा दब गया तो R विल बी लेस। सिमिलरली लेट्स से इट इज़ N1, इट इज़ N2, नाउ दिस इज डेंस मीडिया एंड दिस इज रेयर मीडिया। चलो, तो ऊपर वाला मीडिया डेंस है, मतलब N1 इज़ मोर देन N2। चलिए एक रे आ गया, ये उसका ओरिजिनल रास्ता है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब ये मेरी रे कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, ये जा रहा है डेंस में से रेयर में, डेंस में से रेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से और दूर चला जाएगा, तो ये रहा आपका नॉर्मल, इसको बुरा लग जाएगा तो वो नॉर्मल से और दूर चला जाएगा, इट विल बेंड लाइक दिस, समझे आप। तो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो एज यू कैन सी I यहाँ पे छोटा रहेगा और R कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक है भाई, इसमें आपको कुछ इतना खतरनाक नहीं करना है। आपने 10th में सीखा ही है कि जब रे डेंस में जाएगा तो पास आएगा, और रे जब रेयर में जाएगा तो दूर जाएगा। ओके, डेंस में पास आएगा, रेयर में दूर जाएगा, ये आपने सीखा हुआ है। ओके चलिए, आपके नोट्स में रहना चाहिए खाली ये। ओके, नाउ व्हाट इज लैटरल शिफ्ट। वापस आ जाओ, ये ग्लास का स्लैब है। ओके, आपने यहाँ से रे इंसिडेंट कराया, ठीक है। ओके, आपका जो रे है डेफिनेटली ये ग्लास है तो डेंस मीडिया है, ये बाहर रेयर मीडिया है, समझिएगा ध्यान से। ओके, अब आपका रे जो है वो रेयर में से डेंस में आ रहा है, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, मुड़ गया टूवर्ड्स द नॉर्मल। चलिए वापस यहाँ पे, ओके ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ओके चलिए, अब ये वापस इस सरफेस के ऊपर गिरा, वापस एक मीडिया में से दूसरे मीडिया में जाने वाला है, ड्रॉ करो यहाँ पे नॉर्मल। ओके, अब यहाँ पे ये आपका रे है, ये नॉर्मल है, तो ये हो गया इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस I। क्या हो गया भाई, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाता है, राइट। अब आपका रे जो है वो डेंस में है राइट नाउ, और वहाँ से वो रेयर में जाएगा, तो डेंस में से रेयर में जाएगा तो वो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ेगा, इट विल गो लाइक दिस, राइट। एंड इफ यू विल सी कि ये आपका जो इमर्जेंट रे होता है ना, और ये आपका इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, तो यू कैन सी कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन पैरेलल रहेगा, बट थोड़ा सा ये दूर चला गया है। तो ये जितना दूर गया है ना, उसको आप कहते हो लैटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है ना, उसको हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। ओके, तो लैटरल शिफ्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। It is perpendicular distance between the incident ray and emergent ray. Okay, that is called as a lateral shift. तो इसको हम कहते हैं lateral shift, right? चलिए, lateral shift का एक फॉर्मूला होता है बच्चों in terms of a thickness of the glass slab। याद रखिएगा बच्चों, जो आपका ग्लास स्लैब का थिकनेस अगर T है, तो lateral shift का फॉर्मूला होता है thickness of the glass slab into refractive index of dense media minus divided by refractive index of rare media minus 1। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द लैटरल शिफ्ट। दिमाग के अंदर डाल के ताला मार के चाबी कहीं फेंक दो, राइट। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, हमें डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, हमें खाली फॉर्मूला चाहिए
कि अगर 3 थिकनेस का ग्लास स्लैब है तो उसमें से अगर कोई लाइट का बीम पास होगा तो वो कितना शिफ्ट होगा, तो उसके शिफ्टिंग का फॉर्मूला है सीधे सीधे थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस एयर और रेयर मीडिया -1। इससे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको शिफ्ट मिल जाएगा, कितना शिफ्ट होता है वो याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है। चलिए, तो हमने एक और पॉइंट सीखा बच्चों, दैट इज़ द लेटरल शिफ्ट, ओके, ग्लास स्लैब वाले केस के लिए। चलो, अब इसके बाद का जो आपका छोटा सा पॉइंट आता है ना बच्चों, वो पॉइंट है आपका एक्चुअल एंड अपेरेंट हाइट एंड डेप्थ। एक्चुअल एंड अपेरेंट हाइट एंड डेप्थ। चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला। और उसके पहले आपको पता है ना क्या करना होता है, क्या करना होता है। ऑन अकाउंट ऑफ 3, 2, 1 हो गया। चलो, खींच लिया तुमने फोटो। चलो, ओके, अपेरेंट एंड एक्चुअल हाइट एंड डेप्थ। पहले डेप्थ की बात करते हैं, फिर हाइट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अपेरेंट एंड एक्चुअल डेप्थ। अभी आप कभी स्विमिंग पूल जाते हो ना, हम वैसे इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं, हमको ऐसा बार बार मौका मिलता नहीं है स्विमिंग पूल जाने का, है ना। कभी नसीब में हुआ तो 2-3 साल में एक आध बार वाटर पार्क चले जाते हैं, ओके। आप भी मेरे जैसे ही हो, मुझे पता है, राइट, ओके। बट अभी आप चलो स्विमिंग पूल को छोड़ो, बड़ी बात हो गई वो तो। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर पानी का एक टब भरा हुआ है, तो वो तो सबके घर पे होता है, राइट। पानी का अगर टब भरा हुआ है ना, तो जब वो भरा होगा ना पानी से, तो यू विल फील कि उसका जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा ऊपर रहता है। उसका सरफेस कैसा रहता है भाई, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहेगा, ओके। और जब आप पूल में उतरने की ट्राई करते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी का इतना डेप्थ नहीं है, बट जब अंदर उतरोगे ना, देन यू विल फील लाइक कर बाप रे, तो थोड़ा ज़्यादा ही गहरा है, ओके। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है भाई, ये होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे होना है ये। तो सपोज़ मान लो बच्चों कि ये एक टब भरा हुआ है और उसके अंदर पानी है, ठीक है। अभी ये उसका एक्चुअल डेप्थ है। अब यहाँ से जो भी लाइट के बीम आएंगे, ओके, वो बाहर निकलेंगे, तो ये वाला जो बीम है, चलो कलर चेंज करता हूँ मैं, ये वाला जो बीम है वो तो राइट एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुआ है, तो ये तो सीधा ही निकल जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। नॉर्मली इंसिडेंट होने वाला बीम जो है वो नॉर्मल नहीं लग रहा, रुको एक मिनट, नॉर्मल करते हैं इसको। चलो, नॉर्मल आने वाला जो बीम है वो तो सीधा ही निकल जाता है। भाई यार, आजकल मेरे हाथ जो है ना वो सीधे सीधे चल नहीं रहे। हाँ, चला देखो, ओके। चलिए, तो ये वाला जो आपका बीम है वो तो सीधा ही निकल जाएगा, बट जो बीम थोड़े से एंगल के ऊपर पड़ेंगे ना, अब ये पानी है, डेफिनेटली डेंस मीडिया है, दिस इज वाटर, डेंस मीडिया है, बाहर एयर है, तो बाहर का मीडियम रेयर है, राइट। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। तो ये बीम कहाँ जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, बिकॉज वो डेंस में से रेयर में जा रहा है, तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगा। ले जाओ इसको थोड़ा सा दूर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी जो रे आएगा ऐसे गिरेगा इसके ऊपर, वो भी थोड़ा सा कहाँ जाएगा, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगा। गया, देखो, नॉर्मल से दूर की तरफ। अब जो बाहर से देख रहा है ना इसको, वॉट एवर इज ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द आउटसाइड, उसको ये बॉटम कहाँ दिखेगा पता है, उसको ये बॉटम दिखेगा जहाँ पे ये डाइवर्ज होने वाले रे मिलेंगे। तो डाइवर्ज होने वाले रे को अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड करोगे ना सीधी लाइन पे, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये जो बॉटम है ना वो एक्चुअली यहाँ पर है। तो एक्चुअल डेप्थ तो इतना ज़्यादा है, देखो, दिस इज दी एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल डेप्थ। और जो एपेरेंट डेप्थ है ना वो खाली इतना ही लगेगा। बाप रे, देखो कितना डिफरेंस है। दिस इज दी एपेरेंट, इतना सा ही लगा खाली, बोलो दी एपेरेंट। तो सोचा क्या था और हुआ क्या, देखो कितना गड़बड़ हो जाता अगर ऐसे ही पानी में उतर जाता। तो अगर उसका खुद का हाइट 4 फुट है और उसको लगता है कि पानी तो 3 ही फुट के ऊपर है, जहाँ चला गया अंदर, तो फिर अंदर ही चला जाएगा, बाहर आएगा ही नहीं फिर वो, ठीक है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज एपेरेंट डेप्थ। अगर कोई इंसान इसको ऑब्लिकली भी देखेगा ना साइड से भी, तो भी उसको एपेरेंट डेप्थ इतना ही लगना है जितना नॉर्मल व्यूइंग से लगता है, राइट, ओके। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों, बॉटम appears at a point where the rays
इमर्जिंग फ्रॉम बॉटम आर अपीयरिंग टू मीट, राइट। मतलब उसको तो बॉटम यहाँ पे दिखेगा, बोलो कितना कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये कितना गड़बड़ हो सकता है। चलिए फॉर्मूला बता दो आपको इसका, बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। तो डी अपेरेंट बाई डी एक्चुअल, डी अपेरेंट बाई डी एक्चुअल, राइट। तो आप बताओ ना कौन सा, अपेरेंट हाइट कम है ना, अपेरेंट डेप्थ कम है ना, तो ऊपर का डेप्थ कम है तो ऊपर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा रेयर मीडिया का और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा डेंस मीडिया का। आप खुद ही डिसाइड कर लो। अपेरेंट डेप्थ यहाँ पे कम है ना, अपेरेंट डेप्थ इतना ही है, एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है, तो रेशियो इज अपेरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडिया डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडिया, राइट। अब इसी तरह से सपोज मान लो, ओके पहले ये सीख लो शिफ्ट कितना हुआ, shifting, this is the shifting of the bottom, delta D you can write, this is the shifting of the bottom which is can be written as delta D, okay। तो आप कह सकते हो बच्चों के जो आपका शिफ्ट होना है ना, शिफ्ट ऑफ बॉटम, डेल्टा डी इज इक्वल टू डी एक्चुअल माइनस डी अपेरेंट, है ना। सिंपल आप देखो तो ये आपका शिफ्ट कितना होगा, एक्चुअल में से अपेरेंट को निकाल दो, ये रहा अपेरेंट का फॉर्मूला। तो यू कैन राइट हियर दिस इज डी एक्चुअल माइनस डी अपेरेंट कितना होगा, डी एक्चुअल इंटू दिस, डी एक्चुअल इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर बाई डेंस। सो डी एक्चुअल कैन बी टेकन कॉमन, 1 माइनस रेयर बाई डेंस। इतना जो है ना वो शिफ्टिंग हो जाएगा, इतना बॉटम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। इतना आपका बॉटम क्या होना है भाई, ऊपर की तरफ शिफ्ट होना है। इसको ना याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए कि अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच का रिलेशन क्या है। तो आपको पता है ना कि अपेरेंट डेप्थ ऊपर आने वाला है, मतलब आपको डेप्थ कम लगेगा तो ऊपर छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, नीचे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, समझ लिए, राइट। अब उसी तरह से मेरी बात देखना बच्चों ध्यान से, उसी तरह से अगर कोई मछली पानी में है और वो बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है ना, तो उसको वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है ना उससे थोड़ा दूर लगता है। कैसे, देखो अगर ऑब्जर्वर पानी में है, यहाँ पे ऑब्जर्वर बाहर था, ऑब्जेक्ट अंदर था, राइट। अगर आपका ऑब्जर्वर अंदर है, मतलब मछली अगर ऑब्जर्वर है, तो क्या होगा देखिए बच्चों ध्यान से। सपोज ये आपका वाटर लेवल है और यहाँ पे मछली है, मतलब यहाँ पे आपकी आँख है या मछली की आँख है, वॉट एवर इट इज, ओके ठीक है। देखिएगा मेरी बात ध्यान से। अब इसकी आँख में से सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, here it is, let's say there is some object जिसका एक्चुअल हाइट है h actual, right, this is h actual you can write, okay, let me write it more properly, h actual, okay। अब इसमें से कुछ रे निकलेंगे, ओके अब ये होगा क्या बच्चों ध्यान से देखो, इसकी आंखों तक पहुंचने वाला रे, आप उल्टा सोचो कि यहाँ से एक रे आया, यहाँ से एक रे आया, ओके और ये रे कहाँ जा रहा है भाई, ये रे जा रहा है आपका रेयर में से डेंस में जा रहा है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर इसकी आंखों में आएगा, है ना, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ और इसकी आंखों पे आया, राइट। तो इसको ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, ये ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पे दिखेगा, क्योंकि ये एक ही रे थोड़ी होगा, ऐसे बहुत सारे रे आएंगे और जब सारे रे को पीछे की तरफ कॉन्वर्ज करोगे ना, तो ये एक्चुअली उसको यहाँ दिखने वाला है ऑब्जेक्ट, इधर दिखेगा बोलो ये ऑब्जेक्ट, उसको सीधी लाइन के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट इज गोना अपीयर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा और स्ट्रेट करो इसको, थोड़ा क्रॉस हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट विल बी अपीयर ऑन द स्ट्रेट लाइन हियर। तो दिस इज वेयर द ऑब्जेक्ट विल अपीयर, दैट इज एक्चुअली इमेज जो उसको दिखेगा, राइट। तो देखो उसका जो अपेरेंट है वो ज़्यादा हो गया, ऑब्जेक्ट उसको दूर दिखा, दिस इज द अपेरेंट इन दिस केस, राइट। तो मैं आपको ना बच्चों एक, मैं कहता हूँ इसको, इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र आपको मैं दे देता हूँ, ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र इस टॉपिक का कुछ ऐसा है, देखना मेरी बात ध्यान से, एच अपेरेंट
अपन एच एक्चुअल, एच अपेरेंट अपन एच एक्चुअल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जहां पे ऑब्जर्वर है डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जहां पे ऑब्जेक्ट है। दिस इज ट्रू इन बोथ द केसेस। देखो पहले केस में भी देखो अपेरेंट बाय एक्चुअल, यहाँ पे ऊपर रेयर आया था, रेयर के अंदर आप थे, ऑब्जर्वर रेयर में था, ऑब्जेक्ट डेंस में था, राइट। तो यहाँ भी क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, रेयर मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जर्वर है, डेंस मतलब यहाँ पे कौन है, आपका ऑब्जेक्ट है। इस केस के अंदर भी यही रहेगा। तो अपेरेंट वाले के अंदर ये याद रखना बच्चों, अपेरेंट बाय एक्चुअल का मतलब है, अपेरेंट बाय एक्चुअल का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे आप हो या ऑब्जर्वर है डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऊपर ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है और नीचे लेना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। ओके, दोनों केस के अंदर, ये अपेरेंट डेप्थ का केस हो या अपेरेंट हाइट का केस हो, डेप्थ जो है वो आपको थोड़ा कम लगेगा, बॉटम थोड़ा ऊपर लगेगा। अगर आप खुद डेंस मीडिया में हो और किसी रेयर मीडिया वाले चीज को देख रहे हो तो आपको वो थोड़ा और ऊपर दिखेगा, समझो। अगर आप रेयर मीडिया में हो और अंदर कुछ डेप्थ में देख रहे हो डेंस मीडिया में, तो वो आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा। आप अगर रेयर मीडिया, डेंस मीडिया के अंदर हो और किसी चीज को देख रहे हो जो रेयर मीडिया में है, तो आपको वो थोड़ा और ऊपर दिखेगा, राइट। दोनों केस के अंदर डेप्थ अपेरेंट बाय एक्चुअल, डेप्थ हो के हाइट हो, अपेरेंट बाय एक्चुअल का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे ऑब्जर्वर है डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे ऑब्जेक्ट है। तो यहां भी आपका ये कौन सा है, ऑब्जर्वर है, और ये कौन सा है, आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इतना अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करिए जल्दी जल्दी, फिर एक मस्त एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। अब मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। सवाल मेरा कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा मेरे सवाल को। सवाल कुछ ऐसा कहता है कि सपोज एक पेपर है और इस पेपर के ऊपर मैं दो अलग अलग कलर के इंक के डॉट रख रहा हूँ, समझ लेना। अभी तो ये ग्रीन कलर है, बट सपोज एक इंक का डॉट जो है वो रेड कलर का है और दूसरे इंक का डॉट जो है वो ब्लू कलर का है, राइट। और लेट्स से एक ग्रीन कलर का है और दूसरा जो है वो ब्लू कलर का इंक का डॉट है। अब उसके ऊपर मैंने रख दिया है ग्लास का स्लैब। पेपर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो इसके ऊपर रख दिया हमने एक ग्लास स्लैब, राइट। क्या है भाई, ये ग्लास स्लैब है। मुझे बताओ आपको दोनों में से कौन सा डॉट जो है वो ज़्यादा शिफ्ट होगा ऊपर, रेड कलर के ग्रीन कलर, कौन सा डॉट जो है वो ज़्यादा शिफ्ट होगा। सी डेफिनेटली डॉट्स आर गोना शिफ्ट बिकॉज उसमें से जो भी लाइट आएगी उसका एक्चुअल डेप्थ इतना है, पर अभी हमने देखा कि अपेरेंट डेप्थ जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप सिंपली ये सोचो दोनों में से कौन सा ऐसा कलर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो हमें पता है भाई ब्लू कलर या वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो ब्लू कलर में से निकलने वाली लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी और इसीलिए ब्लू कलर आपको सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो बच्चों के ये जो ब्लू कलर है ना, इट हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यू कैन से लाइट फ्रॉम ब्लू रिफ्रैक्ट मोस्ट, मतलब उसके जो लाइट के बीम होंगे वो सबसे ज़्यादा एंगल पे मुड़ेंगे, राइट। तो उसी के लिए उसका जो अपेरेंट शिफ्ट होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा, हैंस इट्स शिफ्ट इज ऑल्सो मैक्सिमम, वो सबसे ज़्यादा ऊपर आएगा। सो इट विल अपीयर above the green dot, it will appear above the green dot। ये जो ग्रीन वाला डॉट है ना वो इतना ऊपर नहीं आएगा कंपेयर टू द ब्लू डॉट, ब्लू वाला सबसे ज़्यादा ऊपर आएगा बिकॉज ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो ब्लू में से निकलने वाली लाइट ज़्यादा एंगल पे मुड़ेगी, तो पीछे खींचोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट अप दिखने वाला है आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, अब एक और रीज़न है अर्ली सनराइज एंड सनसेट। ओके, अर्ली सनराइज एंड सनसेट, उसके पीछे का रीज़न भी रिफ्रैक्शन ही है। ये सारे नेचुरल फिनोमिनाज है, अर्ली सनराइज एंड सनसेट। सी आई डोंट केयर कि आपका सिलेबस कितना कट हुआ है इस साल, ओके। मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा,
फिर जब एग्ज़ाम करेंगे तब हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम करेंगे, बट आपको पढ़ने सारे टॉपिक है, दिमाग में तो डालना ही है सारे टॉपिक आपको, राइट। ओके चलिए, अर्ली सनराइज एंड सनसेट के पीछे का रीज़न क्या है? तो मान लो कि ये आपका अर्थ है, अर्थ सरफेस राइट। तो उसके आजू बाजू उसका एटमॉस्फेयर होगा, चलो ये मान लो उसका एटमॉस्फेयर है। ओके मतलब वहाँ पे एयर होगा, दिस इज एयर, एटमॉस्फेयर है ना, और उसके बाहर वैक्यूम होगा। तो डेफिनेटली एयर का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कंपेयर टू द वैक्यूम। तो एयर जो है ना वो डेंस मीडिया है और वैक्यूम जो है वो रेयर मीडिया है, बिकॉज वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन कॉल 0 और 1, उसमें कोई रिफ्रैक्शन होता नहीं है। एयर में थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होगा। चलो ये आपका एक्चुअल होरिजॉन है, अगर आप यहाँ पर हो तो दिस इज द एक्चुअल होरिजॉन, दिस इज द एक्चुअल होरिजॉन राइट। और जब सन इसके ऊपर निकलेगा ना, देन यू कैन से हाँ मेरी सुबह हो गई। आप यहाँ पे रहते हो अगर, तो आप यहाँ से लाइन की तो दैट विल बी योर होरिजॉन। ओके अलग अलग जगह पे होरिजॉन आपके अलग अलग होंगे। सपोज मान लो आप यहाँ पे रहते हो, दिस इज द होरिजॉन। अब होगा क्या, वो मेरी बात देखिए बहुत ही ध्यान से। व्हेन योर सन इज हियर, अभी तो सन होरिजॉन के नीचे है, अभी तो सन होरिजॉन के नीचे है, मतलब अभी तो सुबह हुई नहीं है। बट मामू तुम्हारी सुबह हो जाएगी, तुमको सन दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा पता है? सिंपल सी बात है, देखो तो सन में से जो लाइट आई राइट, अब ये उस लाइट का ओरिजिनल रास्ता है, दिस इज हाउ इट शुड गो। बट क्योंकि आपकी जो लाइट है, ये लाइट जो है वो रेयर मीडियम में से जैसे ही डेंस मीडियम में जाएगा, मतलब जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर में जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो लाइट है ना वो थोड़ी बहुत ऐसे मुड़ जाएगी, और जो इंसान यहाँ पे है ना हॉरिजॉन पे, उसको वो सन दिखने लगेगा बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन राइट। देखो लाइट का ओरिजिनल रास्ता तो ये है, बट क्योंकि आपका लाइट जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में आ रहा है, तो लाइट जो है वो क्या होगा भाई, बेंट हो जाएगा। और लाइट अगर बेंट हुआ तो सन जो है वो आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। एक्चुअली सन नीचे है, बट यू विल फील लाइक कि सन जो है वो हॉरिजॉन के ऊपर आ चुका है। आपको इमेज दिखेगा सन का, दैट इज नॉट एक्चुअल सन, दैट इज द इमेज ऑफ सन विच यू विल सी राइट। तो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन यू विल बी एबल टू सी सन 2 मिनट्स अर्लियर, 2 मिनट आपको पहले सन दिखना चालू हो जाएगा। और सनसेट के वक्त भी सन हॉरिजॉन के नीचे चला जाएगा, तब भी आपको 2 मिनट तक दिखता रहेगा राइट। तो यू कैन से सनराइज एंड सनसेट अपीयर 2 मिनट अर्लियर देन एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द सन फ्रॉम हॉरिजॉन। सनराइज एंड सनसेट अपीयर 2 मिनट अर्ली, सनराइज 2 मिनट जल्दी एंड सनसेट हुआ तो 2 मिनट लेट, देन एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ होरिजॉन बाय सन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी सन नीचे ही है, देखो मैंने बराबर आपको समझाया रे डायग्राम से। अभी आपका सन हॉरिजॉन के नीचे है, लाइट उसमें से निकला, लाइट को जाना ऐसे चाहिए, बट क्योंकि वो रेयर में से डेंस मीडियम में है, थोड़ा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा राइट। तो लाइट थोड़ा सा मुड़ के आपके तक पहुंचेगा और आपको सन जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में से दिखना चालू हो जाएगा। ओके दिस इज हाउ यू विल सी द सन 2 मिनट्स अर्ली। ओके दिस इज वेरी 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 सिंपल थिंग। दिस आर द फिनोमिनास रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर। अभी और भी आपको करना है, इसमें आगे आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे आपका पूरा एक क्लास जाने वाला है इन द टॉपिक ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना सीखेंगे और उसके बाद हम जाते हैं रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेसेस, वो उसके बाद का काम होता है। ओके बस चलो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। आपको प्रॉपरली इसके नोट्स लिखने रहेंगे, जो भी आपने स्क्रीनशॉट खींचे हैं उसमें से जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतना अच्छे से आप इसको रिवाइज़ कर पाओगे और उतना ही इजीली आप इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। एक अच्छे बच्चे और एक बुरे बच्चे के बीच का उतना ही डिफरेंस होता है उनके नोट्स का। जिनके नोट्स अच्छे उनके मार्क अच्छे, जिनके नोट्स ख़राब उनके मार्क ख़राब। नाउ यू डिसाइड आपको कितने अच्छे नोट्स बनाने हैं। चलिए बस मैं तो चलता हूँ, इतना ज्ञान पेल के मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में।